मैंने अपने स्कूल में जो पहला मोटिवेशनल सेमिनार था उसका नाम था तू हनुमान है रे पर अपनी ताकत भूल गया। दैट वाज द फर्स्ट मोटिवेशनल सेमिनार ऑन कृष्ण जन्माष्टमी 2013 की कृष्ण जन्माष्टमी का पहला मोटिवेशनल प्रोग्राम था कि तू हनुमान है रे लेकिन अपनी ताकत भूल गया। और सुना कभी हनुमान जी के बारे में? कहते हैं हनुमान जी बचपन में ना बहुत नटखट थे, बड़े शैतान थे, किसी के कान पकड़े खींच लेते, किसी के ना बाल पकड़े खींच लेते, किसी को ना परेशान कर रहे होते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन वो गलत आदमी से पंगा ले लिया उन्होंने एक ऋषि कोई महात्मा थे और वहां जाके उनका भी वैसे ही वो तो उनकी आदत पड़ी हुई इतनी जैसे छोटे बच्चों की होती है, कभी दादाजी का तौलिया पकड़ी खींच लेते हैं, कभी जो है ना स्वाफा पकड़ के गिरा देते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही नटखट होते हैं। तो कहते हैं कि एक बार किसी जो ऋषि थे उनके साथ भी सेम उन्होंने वैसे ही कर दिया, शैतानी कर दी। तो उनको बड़ा बुरा लगा क्योंकि ये गलतियां कौन सहन कर सकता है? केवल घर वाले। गलतियां कौन माफ कर सकता है? घर वाले और टीचर। उधर तो माफी थी ही नहीं क्योंकि वो ऋषि थे, उनका कोई लेना देना उनसे था नहीं। अब बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उन्होंने सीधा ही उनको ना श्राप दे दिया, सीधा ही गुस्सा आ गया उनको, ये क्या कर रहा है इतना, मैं कोई तेरे को पागल लग रहा हूं है इतना। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना आपकी सारे जिसके आप जिस ताकत के बल पे आप इतना मतलब उछल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना मतलब शैतानी कर रहे हैं, ये ताकत ही चली जाएगी आपकी। अब सोचिए कि एक बच्चा, जो छोटा बच्चे थे हनुमान जी उस समय, उनको सीधा ये श्राप दे दिया कि आपकी ताकत ही चली जाएगी, जिसके बल पे आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, नटखटापन दिखा रहे हैं, उसको चली जाएगी आपकी। बस इतना कहना था कि वो एकदम कमजोर से हो गए, कृष्णकाय हो गए, बिल्कुल हालत खराब हो गई, जैसे तैसे घर पहुंचे, है ना। मां अंजनी के पास पहुंचे तो मां की हालत खराब थी क्योंकि मां को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब उसके सामने उसका बेटा ना बीमार होता है, कमजोर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। तो उनको बड़ा एक अजीब सा झटका सा लगा। उन्होंने पूरी कहानी पूछी क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा जी मैं, हनुमान जी ने कहा कि मैं गया था इस तरह से और मैंने ना इस तरह से शैतानी में करता था, नटखटपन था मेरे अंदर और मैंने एक महात्मा जी को इस तरह से जो है परेशान किया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और उसकी वजह से मेरी ताकत इस तरह से हो गई। उन्होंने कहा कि जिस ताकत के बल पे उछल रहा है, जिस ताकत के बल पे ये शैतानियां कर रहा है, वो ताकत ही चली जाएगी। और वो मेरे साथ हाथों हाथ ही मेरे साथ ऐसा हो गया। अब उनको बड़ा आंखों में आंसू आ गए मां अंजनी के, क्योंकि एक बच्चे को इस तरह से देखना एक बहुत बड़ी पीड़ा थी एक मां के लिए, बहुत बुरी बात थी बेटा। तो उन्होंने फिर जैसे तैसे वो गए उनको लेके वापस और जाके उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े कि प्रभु भगवान रिसीवर, वो ये तो बच्चा था, छोटा बच्चा है, ये क्या समझता, नटखट है, लेकिन आप तो समझदार थे, कम से कम आप थोड़ा सा सोचते सही भाई क्या कह रहा हूं मैं, है ना। आपने क्या किया इसके साथ, पेट बढ़ जाओगे कि ये इस तरह से इनको राम का सेवक बनना है, राम की सहायता करनी है, क्योंकि पहले से सारा कार्यक्रम फिक्स था कि इस तरह से भगवान जाएंगे, सीता जी का हरण होगा, उसके बाद में ये लोग आएंगे, फिर इनकी आर्मी जो भी सेना होगी वो जाएगी, युद्ध करेगी और रावण का अंत करेगी। ये फिक्स था कार्यक्रम सारा। भाई आदिकाल से जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो ये बातें पहले से ही फिक्स थी। तो कहते हैं कि जब सीता जी का पता लगाने की बात आई, जब वो लोग सारी सेना बन गई, मतलब पहले राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन में गए, उसके बाद सीता जी का अपहरण हुआ। सीता जी का अपहरण होने के बाद में वो लोग सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने कहा भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरा भाई बाली बहुत परेशान करता है, मेरी पत्नी को उसने अपने पास रखा हुआ है, बड़ा दुष्ट हो गया वो, है ना। उसके पीछे भी बहुत कहानी है, बाली भी की भी कहानी है। कहते हैं कि वो चला गया था, फिर कई दिन तक आया नहीं, तो सुग्रीव राजा बन गया। तो ये उनकी कहानी है, कभी बाद में फुर्सत में बात करेंगे। तो सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव बाली का जो है ना कहानी बताता कि मुझे ऐसे परेशान करता है, भगवान राम बाली का वध करते हैं। वध करने के बाद वो लोग, जब बात आती है कि पता लगाना है किसका, सीता जी का, कि वो रावण ही ले गया क्या, है ना, तो वो लोग समुद्र पे वहीं बैठे होते हैं। अब बैठे बैठे ही अब बात आती है कि भाई कौन जाए इतना, ये 100 योजन का समुद्र कौन लांगे, किसकी इतनी हिम्मत है। तो वहां पे सारे बैठे थे। जामवंत जी भी कभी देखा होगा आपने, एक महाभारत रामायण में एक पात्र है जामवंत जी, वो बैठे थे, सुग्रीव बैठे थे, अंगद, नीर वगैरह सारे बैठे थे। तो इतने में ना जामवंत जी ने कहा कि एक योद्धा हमारे बीच में है जो इस तरह के न जाने कितने समुद्र पार कर सकता है, कितने योजन के समुद्र को वो पार कर सकता है एक ही छलांग में, इतने योद्धा है। तो बोला भाई कौन है, सारे बड़े आश्चर्य करने लगे, भाई कौन है कौन है कौन है। किसी और को पता नहीं था कि इस तरह से श्राप मिला हुआ हनुमान जी को, केवल किनको पता था, जामवंत जी को। तो जामवंत जी ने कहा भाई एक योद्धा है जो इस तरह के हजारों समुद्र पार कर सकता है। तो किसी ने कहा भाई कौन, बताओ सही कौन है। तो सारे एक दूसरे की भाई आप है क्या, आप है क्या, बोला आप है क्या, बोला कोई नहीं है। अब उन्होंने जब घोषणा की तो सबको आश्चर्य हुआ
कि वो पता है योद्धा कौन है, वो हनुमान जी है जो आपके सामने खड़े। अब हनुमान जी भी, उनको भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि भूल गए थे वो बातें, तो वो भी बिल्कुल कस के आए थे ऐसे, मतलब बॉडी उनकी कमजोर सी थी, वीक थी, जैसे कई दिनों से है ना बीमार हो रहे हो या इस तरह से थी। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। आप क्या बोल रहे पता आपको? बोला हाँ आप। बोला मैं कैसे जा सकता हूं, मेरी तो बॉडी इस तरह से, मैं तो जर्जर हूं, मेरी तो हालत ही खराब है, मेरा तो ना मैं चला भी नहीं जाता ढंग से। बोला आप जाएंगे, आप बहुत ताकतवर है। और उन्होंने फिर जामवंत जी ने पूरी कहानी बताई कि आप बचपन में ऐसे नटखट थे, भूल गए ना सारी बातें। भाई कोई याद दिलाएगा तब तो भूल गए सारी बातें। अब याद दिलाने की, तो फिर उन्होंने, भाई आप बचपन में ना ऐसे नटखट थे, एक बार आपने एक ऋषि मुनि को परेशान किया, वहां पर उन्होंने आपको श्राप दिया कि आप अपनी ताकत भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर जब मां अंजनी ने आपसे ऋषि मुनि से उन्होंने से निवेदन किया, तो आपको वापस जब कोई आपको ताकत याद दिलाएगा तो फिर आप शक्तिशाली हो जाएंगे। इस तरह से आपको श्राप मिला हुआ है। तो सारे लोग ना उनका फिर ताकत याद दिलाते हैं कि आप ना इतने शक्तिशाली है कि बचपन में आपने सूरज को मुंह में ले लिया था, आप इतने शक्तिशाली है कि आप छोटे मोटे पहाड़ को तो चलते टाइम ऐसे साइड में करके आगे निकल जाते थे ऐसे ना। जब ये ताकत उनको याद दिलाएगी तो धीरे धीरे उनका जो है ना विशाल आकार होता चला गया और शक्तिशाली बन गए। फिर उन्होंने कहा जल्दी बताओ जाना किधर है, फटाफट किधर पता लगाना है। बोला वो लंका में कंफर्म करना है कि उधर सीता जी को ले गए गया। उसके बाद में ना वहां गए, उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका के सारे, आपको ध्यान होगा पूरे कदली फल, कल बात भी चल रही थी, कल क्लास में चल रहा था कदली फल के बारे में, उसको पूरा उजाड़ दिया, अशोक वाटिका को पता लगा लिया, माता को जो ले जाके भगवान की अंगूठी दे दी। माता ने भी वापस उनको भाई ये कड़ा ले जाना है ताकि उनको लग जाए कि मेरी सीता सुरक्षित है। ये पूरी कहानी। उसके बाद उनको पकड़ के ले जाते, पकड़ के तो क्या ले जाते हैं, उनको जाना था रावण के सामने, तो सारे लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं। फिर बोला जी पूंछ में आग लगा दो। सुना कभी कहानी? क्योंकि कहते हैं कि बंदर के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, सबसे प्रिय चीज क्या होती है, उसकी पूंछ होती है। तो बोला जला दो इसको, सबसे बढ़िया रहेगा। उनको नहीं पता था ये खेल अलग ही होने वाला है, यहां जलाने वाले ही जलने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने लंका का दहन किया। ये इस तरह से पूरी कहानी है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर इंसान में हनुमान बैठा होता है बेटा, हर इंसान में हनुमान बैठा होता है। कुछ लोगों के घर वाले ऐसे होते हैं या टीचर्स ऐसे होते हैं जो बार बार उस व्यक्ति को बताते रहते हैं कि तू क्या है, तेरे अंदर कितनी शक्तियां है, तू क्या कर सकता है, दुनिया में कहां जा सकता है, कहां पहुंच सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं है ना, जो ना तो सीखना चाहते हैं ना उनको कोई सिखाने वाला या याद दिलाने वाला होता है। तो ये वापस इसीलिए पूरा कार्यक्रम आपका जो है ना वापस से इसको अरेंज किया गया, रीअरेंज किया गया। ऑलरेडी हम लोग इसको पूरा कर चुके हैं बेटा। हम लोगों ने जून में, पूरे जून में, उसके बाद पूरी जुलाई में, और जब तक आपकी रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं हो गई तब तक अपन ने कंटिन्यू किया था। लेकिन बीच में फिर मुझे लगा शायद सही रहेगा, लेकिन मैं क्यों किसी काम को कर रहा हूं। देखिए आप पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज, आप जैसे कोई चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में लिखी हुई बातों को आपके दिमाग में ना, उसकी हेडिंग हमेशा हेडिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं और ये क्या कहना चाहता है। जैसे आपने पढ़ा कि भारत का संविधान क्यों बनाया गया, तो क्यों बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं फिर उसके बाद में जब भी आप उस लाइन को पढ़ो तो बात दिमाग में होनी चाहिए कि भारत का संविधान क्यों लिखा गया। फिर वो लाइन है कि इससे है ना एक सदाचार आता है, इससे समानता आती है, इससे सबको अधिकार, बराबर का अधिकार मिलता है। फिर वो लाइन दिमाग में आनी चाहिए क्यों ये भारत का संविधान क्यों लिखा गया। भाई इससे देश में सहिष्णुता रहती है, देश में शांति रहती है, हर चीज के पीछे किसी तानाशाह की नहीं चलती है, कोई ना कोई नियम होता है जिसके तहत पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। वो रूल लिखे गए संविधान में। मतलब एक वो चीज वाई क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, वाई क्लियर होना चाहिए बेटा, मैं किसी काम को क्यों कर रहा हूं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई को केवल एक रूटीन का हिस्सा समझते हैं कि जैसे मैं ब्रश करता हूं, नहाता हूं, या फिर जो है ना खाना खाता हूं या और कोई काम करता हूं, पढ़ाई वैसे ही है, वैसे ही है। और एक दिन मैंने ब्रश नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक दिन मैंने मान लो खाना कम खा लिया, ज्यादा खा लिया, फर्क नहीं पड़ना। वो उसको रूटीन का हिस्सा समझते हैं। ये रूटीन का हिस्सा नहीं बेटा, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी पीने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खाना 3 दिन अगर कोई इंसान नहीं खाए ना बेटा, तो उसकी कहते हैं कि उससे तो उल्टा उसका, अगर बीच में कभी कभी कोई गैप देता है ना तो उसकी बॉडी उल्टी प्यूरिफाई होती है, बहुत सारी रिकवरीज होती है बॉडी में। बहुत सारे कभी जैसे करते हैं ना, व्रत करते हैं, तो साइंटिफिकली जो व्रत होता है वो आपकी बॉडी को ना रेस्ट देने का सिस्टम है, आपकी बॉडी को वापस से रिवाइटल करने का एक प्रोसेस है। लेकिन अगर पढ़ाई हम नहीं करें एक दिन, पढ़ाई नहीं करें ना बेटा, पढ़ाई नहीं करे एक दिन, तो वो आपके जीवन पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है, आपके कैरियर पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। और केवल आप पे नहीं दोस्त, केवल आप पे नहीं। आप ये सोच रहे हो कि केवल आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं बेटा।
जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं या कहीं जाते हैं तो आप बहुत लोगों की उम्मीदें अपने साथ लेके जाते हैं, बहुत लोगों का विश्वास अपने साथ लेके घूम रहे होते हैं, बहुत लोगों की जो है ना बेटा, मतलब यूं मान लीजिए मम्मी का, पापा का, गुरुजनों का, चाचा का, आपके फैमिली मेंबर्स का और बाकी जो आपके जो परिजन है उन सबका विश्वास, उन सबका आप एक पूरा जो है ना आईना लेके घूमते हैं, उनके लिए आप एक मिरर है बेटा। आप अकेले नहीं, आपके साथ घर वालों की इज्जत जुड़ी हुई है, आने वाली पीढ़ियों की इज्जत जुड़ी हुई है, आपके जो टीचर्स है उनका मान सम्मान आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी एक गलती केवल आपके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती है, आपके पूरे परिवार पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है बेटा, पूरे परिवार पे, पूरे टीचर्स पे हमें भी शर्म आने लग जाती है कि हम कहते हैं कि नहीं हमने नहीं पढ़ाया उस बच्चे को, ऐसे कहने लग जाते हैं। और आपका एक अच्छा काम सबको बड़ा गर्व महसूस करा देता है बेटा, सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल बन जाता है। आपने एक अच्छा काम किया तो उसके लिए सारे हम लोग तनके चलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है जी, हमारा स्टूडेंट रहा हुआ है जी, हमारे स्टूडेंट है जी, हमारे पास पढ़ा हुआ है जी। सबको, चाहे वो 5वीं क्लास के टीचर, 5वीं क्लास से पढ़ाने वाले टीचर हो, चाहे 8th क्लास से पढ़ाने वाले हो, चाहे 9th वाले हो, सबको। तो ये केवल आप दुनिया में अकेले नहीं घूम रहे होते, आप अकेले नहीं बेटा इस दुनिया में, हजारों लोगों की उम्मीदें, हजारों लोगों का विश्वास, हजारों लोगों का कॉन्फिडेंस आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप है तब तक वो बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसलिए पढ़ाई केवल रूटीन नहीं है, रूटीन नहीं बेटा, आपके प्राण है, आपका जीवन है, आपका सब कुछ है, क्योंकि इसके पीछे ही पूरी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर टिका हुआ है। दुनिया में अक्सर क्लास में एक बात कहता हूं, दुनिया बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है दोस्त, बहुत स्पीड से। आपके पड़ोस में, आपकी डाणी में, आपके घरों के आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में लगातार डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट लगातार स्पीड से, मतलब इसरो में जा रहे हैं, नासा में जा रहे हैं, गूगल में जा रहे हैं, या फिर और कहीं कितनी स्पीड से लोग तरक्की कर रहे हैं। और उस तरक्की में अगर हम लोग पीछे रह गए ना बेटा, तो कभी माप नहीं कर पाएंगे अपने आप को, सदियों तक माप नहीं कर पाएंगे, हजारों साल तक माप नहीं कर पाएंगे। और ये रूटीन नहीं है भाई, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में बच्चा ये समझता है कि ये परसेंटेज बढ़ाने का गेम है, ये केवल नंबर लाने का गेम है, ये केवल जो है ना अपने आप को एक लिस्ट में ऊपर दिखाने का गेम है, ये सोचता है बच्चा। ये उसका गेम नहीं है, ये आपकी जिंदगी का गेम है। ये जो आप कर रहे हो ना बेटा, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा गेम है। आपने जितने गेम आज तक खेले ना, उनमें सबसे बड़ा गेम है जो आप ये खेल रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो। इससे ही सारी जिंदगी कितना बेहतरीन लाइफ होने वाला है, वो इसी खेल, इस पे टिका हुआ बेटा, आपके इस समय वाले, इस वाले टाइम पे टिका हुआ है। होता क्या है पता आपको, जैसे कई बार कई क्वेश्चन होते हैं बच्चों के कि ना सर, बहुत बार होते हैं, बहुत टाइम हो गया ना पढ़ाते हुए, कि सर ना मैं पढ़ता बहुत हूं, सुना कभी आपने, पढ़ता बहुत हूं लेकिन मुझे याद नहीं होता है, मैं ना पूरा ईमानदारी से काम करता हूं फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। देखिए पहली बात तो, आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उसका प्रोसेस ठीक है, आपने अगर किसी ताले को खोलने के लिए आपने सही चाबी ली है, इफ यू आर गोइंग टू अनलॉक ए लॉक एंड यू हैव ए परफेक्ट की, फिर आपने उसको सही से लगाया है, देन आपने उसको सही से घुमाया है, तो 99.99999% चांसेस है कि वो लॉक खुलेगा। चाहे वो कोई खोल लो, आप खोल लो, चाहे आपकी मम्मी खोल ले, चाहे ताऊजी खोल ले, चाहे पापा खोल ले, चाहे कोई बच्चा खोल ले, अगर आपने सही ताले को खोलने के लिए सही की ली है, सही से उसको इंसर्ट किया है, सही से उसको घुमाया है, तो 99.99% वो ताला खुलेगा बेटा। अगर वो ताला नहीं खुल रहा है, दैट मींस आपने एक तो सही की नहीं ली होगी, चाबियां बहुत सारी थी, आपने गलत चाबी उठाई होगी, फिर आपने चाबी को इंसर्ट किया होगा तो उल्टी चली गई होगी अंदर, या फिर लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, आप उसको उल्टा घुमा रहे होंगे, नहीं तो ताला तो खुलेगा, ताला तो खुलेगा। अगर आपने सही की ली है, सही इंसर्ट किया है, सही ताला तो खुलेगा बेटा, चाहे कोई खोल लो। जब एक ताला खुलने के लिए सही प्रोसेस से वो ताला खुल रहा है, तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सही प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, सही सिस्टम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सारा खेल सही कर रहे हैं, और फिर उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है या आप अच्छा नहीं कर पा रहे। इट्स इंपॉसिबल। कमी कहां है फिर? क्या तो आपके पास चाबी सही नहीं है, या फिर आप उसको इंसर्ट सही नहीं कर पा रहे, या फिर आप उसको घुमा सही नहीं कर पा, मतलब घुमा सही नहीं रहे। इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो रही है, कोई ना कोई गलती आपसे हो रही है, कोई ना कोई बीच में आप मिस कर रहे हैं, कोई चीज जो है ना बेटा आप भूल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण पता क्या है?
उस बच्चे को सारा याद होता है बेटा। उस बच्चे को दुनिया का सबसे बेहतरीन लर्न होता है जो इस खेल को समझता है कि खेल चल क्या रहा है। ये केवल और केवल रूटीन नहीं है कि बैग लाना है, क्लास में बैठना है, टीचर जो है ना कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसको आपको सुनना है, देन यू हैव टू पैक योर बैग एंड गो टू योर रेजिडेंस और हॉस्टल। दिस ये अगर सोच रहे हैं आप तो फिर नहीं आएगा आपको। लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर है कि ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है, इस पढ़ाई से मेरे आने वाले टाइम में कितना चेंज मेरी जिंदगी में आ सकता है, कितना बदलाव मेरे लाइफ में हो सकता है, मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूं। एक साधारण से घर में रहने वाला बच्चा बादशाह बन जाता है इसी पढ़ाई के बदले। एक सामान्य सा दिखने वाला जिसके घर पे एक छप्पर नहीं होता ढंग से, रहने के लिए ना, सोने के लिए बेड नहीं होता, रहने के लिए कोई घर नहीं होता, खाने के लिए ढंग से खाना नहीं होता, वो भी बादशाह बन जाता है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहां तो आप अपने आप को दिखाओ, साबित करो, बादशाह बन जाओ। तो जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है, बहुत सारे हैं जो दूरदर्शी टाइप के बच्चे हैं जो आगे नहीं देख पा रहे हो, वो केवल उतना ही देख। भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आप जितना, भाई आपको मेरे को जितना चलना है वही देखना है, और एक आगे भी देखना है। आगे देखने वाले को कहा जाता है दूरदर्शी। आगे का मतलब समझ रहे हो? आगे का मतलब यह है कि कल क्या होगा मेरे साथ कल क्या होगा। मम्मी पापा ज्यादा भाई दुनिया की एक लाइन तो मैं हमेशा बोलता ही हूं कि दुनिया की सारी बातें सही हो सकती है, लेकिन एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, धरती पे जो आए हैं ना उनको एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। हर पतंग को एक दिन कट जाना है, हर पतंग को एक दिन कट जाना है, लेकिन कटने से पहले आसमान छू के दिखाना, ये एक अलग पॉइंट है। मैं थोड़ा सा घर वालों के ऊपर आता हूं। देखिए दुनिया की सारी बातें गलत हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि धरती पे जो आए हैं उनको एक दिन जाना है। जाने का हो सकता है किसी का 20 साल का टाइम हो, किसी का 50 साल का टाइम हो, किसी का 100 साल का हो, अलग अलग टाइम, बट जाना सबको है। जीवन में ना बेटा, जीवन की लड़ाई को जीतने के लिए आपको अकेले लड़ना है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला है। रास्ता दिखाने के लिए टीचर भी होते हैं, गुरुजन भी होते हैं, आपके वेल विशर भी होते हैं, परिजन भी होते हैं, और भी कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बट चलना आपको है, लड़ना आपको है, जीतना आपको है। आप में अगर कुछ अच्छा दिखेगा ना तो हो सकता है लोग आपको कोऑपरेट करने लग जाए। आप में कुछ दिखेगा, कुछ करने का मादा दिखेगा, कुछ करने की हिम्मत दिखेगी, कुछ जज्बा दिखेगा, तो लोग हो सकता है आपको ज्यादा मदद करने लग जाए, ज्यादा आपको धकेलने लग जाए, ज्यादा आपको पुशअप करने लग जाए, ज्यादा मोटिवेट करने लग जाए। लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते, अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो ज्यादा मदद कोई नहीं कर पाएगा बेटा। आपको अपनी जिंदगी की जंग खुद के बलबूते पे जीतनी है। अगर आपके ना केवल मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग दिखाने वाले बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना, आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में जो गाइड करते रहते हैं, बट करना बेटा आपको है। इस जिंदगी रूपी जंग को आपको जीतना है। दिमाग में जब सुबह उठो ना बेटा, कम से कम 5 बार एक लाइन बोला करो, आज का दिन मैं बेहतरीन करूंगा, आज के दिन को बहुत बेहतरीन यूटिलाइज करूंगा आज के दिन में। और सबका परफेक्ट टाइम बनाओ बेटा। सोने का, उठने का सबसे मेन तो है सोना और उठना। आदमी को किसी जंग को जीतने के लिए, किसी इंटेलेक्चुअल वॉर को जीतने के लिए, स्पेशली कोई भी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे फिजिकल वॉर हो, चाहे भौतिक लड़ाई हो, चाहे बौद्धिक लड़ाई हो, बौद्धिक लड़ाई हो, चाहे भौतिक लड़ाई हो, चाहे आप तलवार लेके लड़ रहे हो, चाहे ब्रेन से लड़ रहे हो। ये 2 वार होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल वार होता है, एक फिजिकल वार होता है। फिजिकल वार का टाइम नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। कोई जमाने में हो सकता था सत्ता के लिए लोग एक दूसरे को मारते होंगे, काटते होंगे, और जो ज्यादा शक्तिशाली होता था सबको मारता वो राजा बन जाता होगा। ये ओल्ड एंशिएंट टाइम है बेटा, ये दुनिया का पुराना टाइम है। बट आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल वार ही सबसे बड़ा वार है। आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल वार ही सबसे बड़ा वार है। मैंने कहा भी था पहले मोटिवेशन में कि जो लोग डेली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली अपने आप को 6 पैक डेवलप कर लेते हैं, वो उस आदमी के बाउंसर बन जाते हैं जो इधर से इंटेलेक्चुअली एक्सरसाइज करता है। जो आदमी दिमाग की एक्सरसाइज करता है ना बेटा,
उसके लिए वो बॉडीगार्ड बन जाते हैं, उसके बाउंसर बन जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जिम जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, एक्सरसाइज खूब करनी चाहिए बेटा, उछलना चाहिए, कूदना चाहिए, खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, है ना, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन जितना वो कर रहे हो ना बेटा, उससे भी ज्यादा यहाँ का एक्सरसाइज होना चाहिए। इसका जिम जरूरी है, इसके जिम होते नहीं है, इसके जिम होते नहीं है। कोई होता है भाई जाओ और वहां, होते नहीं बेटा, ये तो आदमी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसके लिए जैसे वो सर कह रहे थे, बॉस कह रहे थे, बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ते हैं वो डॉक्टर BS बदाल साहब जो है ना बेटा, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, बहुत, क्योंकि पता बुक्स, अभी तो खैर आप जो पढ़ रहे हैं वो बुक्स वाली बात, वो अलग बुक्स है, बट जीवन को जब आप अच्छा कर लेंगे, मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली या अभी भी आपको टाइम मिलता है, तो इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक इंसान पता क्या करता है, अपनी पूरी जिंदगी को, एक अपनी अरबों खरबों अमूल्य जिंदगी को एक किताब में डाल के और वो 200 रुपए में बेच जाता है उसको। मतलब जो एक्सपीरियंस उसने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए हैं, पूरी जिंदगी में लिए, वो एक 200 रुपए की बुक में डाल के वो दे जाता है, और उस 200 रुपए से वो अरबों खरबों रुपए के, या यूं कहे कि अमूल्य एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है। तो इधर का जो एक्सरसाइज है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कीजिए, बट यहां का ज्यादा कीजिए, यहां का हर चीज को लॉजिकली पढ़िए, पढ़ाई लॉजिकली कीजिए। एक बात बीच में थोड़ी सी रह गई थी कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती है। अब पढ़ाई इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि तुझे लग रहा है एक नॉर्मल गेम है, ये नॉर्मल गेम है, रूटीन वाला हिस्सा है, ये रूटीन वाला हिस्सा नहीं बेटा। ये पढ़ाई आपकी जिंदगी बदल देगी। ये पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, इसमें अगर आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, भाई दो चीज होती है, या तो वही काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, या फिर जो कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। दो चीजों में से कोई एक, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, कि या तो वो काम करो जिंदगी में जिसमें बहुत मजा आता है, पॉजिटिव काम है, अच्छा काम है, जीवन में आपको बुलंदी पे ले जा सकता है, वो कीजिए। या फिर वो काम अगर सही नहीं है, वो नेगेटिव है, या वो आपको नीचे गिरा सकता है, या उससे आप ज्यादा जीवन में अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो जो अच्छा काम है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, क्लास के माहौल को बहुत अच्छा बनाओ, आपस में बात करके, एक दूसरे से डिस्कस करके, आप न केवल उस साथ वाले बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि क्लास के माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। टीचर भी उससे डिस्टर्ब होता है, पढ़ाने वाला भी, उनका भी लेट उठता है, उनका भी फोकस सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तो अच्छा जो है ना, उसको एक पॉजिटिविटी, मतलब एक तो दिमाग में ये क्लियर रखो कि ये पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए। उस सीन को दिमाग में बैठाओ जो इस पढ़ाई के बाद में आपको जो आपको अचीव कराएगा, उस सीन को दिमाग में बैठाओ। बार बार उसको इमेजिन करो कि ये पढ़ाई करके एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, वो पल कैसा होगा, वो क्षण कैसा होगा, उसको बार बार महसूस करो। सुबह उठते ही, मैंने जैसे कहा, सुबह उठते ही दिमाग में 4 बार 5 बार ये बात बोलो कि आज मैं बेहतरीन करने वाला हूं, आज बहुत अच्छा करने वाला हूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है, आज मैं वो लर्न करूंगा। क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है बेटा, जो बच्चे इस समय में सीख रहे हैं वो आने वाले समय के योद्धा है, और जो नहीं समझ पा रहे इस गेम को ही, वो आने वाले समय के मजदूर है। मजदूर है, मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी। अरे सारे इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, है ना, नालियां कौन साफ करेगा, घरों में जो है ना सीवरेज से निकलने वाले कचरे को कौन ले जाएगा, घरों से निकलने वाले कचरे को कौन ले जाएगा, ये भी चाहिएंगे। अगर उस कैटेगरी में जाना है तो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कम कर, तो क्या दिक्कत है। और अगर आपको योद्धा बनना है, बादशाह बनना है बेटा, इस तरह के लोग अपने घर पे ही रखने, तो फिर इंटेलेक्चुअलिटी पूरा ध्यान दो, दिमाग के डेवलपमेंट में पूरा फोकस करो। हर हाल में बहुत अच्छा करना है, हर हाल में बहुत बेहतरीन करना है, हर कीमत पे बेटा हमें हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करना है। बार बार दिमाग में 1000 बार बहुत बुरे थॉट्स आते हैं, बहुत गलत थॉट्स आते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। 100% होगा बेटा, 101% होगा अगर आपने सही तरीके से, सही चाबी से, सही ताले को, सही चाबी को सही घुमा के आपने कोशिश की है, 100% उसके रिजल्ट आएंगे, 100% बहुत बेहतरीन होगा। तो थोड़ा चेंज कीजिए बेटा। अगर लग रहा है कि मैंने किया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो बदलिए, फिर कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपसे। सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए, सही टाइम पे सोइए बेटा। मोबाइल आपके पास आएगा, बहुत अच्छा वाला आएगा, 2-5 साल की बात और है, 5-4 साल की तपस्या और कीजिए, उसके बाद में मोबाइल होगा, उसके बाद में बेटा गाड़ी, जो भी आपको चाहिए वो सारे विलासिता की सारी वस्तुएं आपके पास होंगी। हालांकि ये वर्ड बड़ा गंदा सा है, विलासिता,
बट जो भी एक बेसिक चीजें चाहिएगी या जो वो आपके पास सारी होंगी, लेकिन अभी उसके लिए आपको पूरा फोकस करना होगा। अभी ना अच्छा माहौल रखना होगा दिमाग में, बार बार नहीं अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा करूंगा, सुपर करूंगा, इसी उम्मीद के साथ, मतलब इसी लक्ष्य के साथ ना ईमानदारी से काम कीजिए। क्यों पढ़ रहा हूं, दिमाग में रखिए। इस पढ़ाई से मेरे साथ क्या होने वाला है, दिमाग में रखिए। इस पढ़ाई के बाद मैं कितना बड़ा बादशाह बन जाऊंगा, लोगों की दुनिया से कितना स्पीड से आगे हो जाऊंगा, दिमाग में रखिए। इस पढ़ाई से मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी धरती पे आई नहीं है, जो अजन्मे अभी, उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार होगा, वो कितने अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, कितने अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, वो भी कहां पहुंच जाएंगे मेरी वजह से। दिमाग में रखिए बेटा, हमेशा रखिए। ये केवल क्लास में बैठ के छुट्टी होने के बाद घर जाने का नाम पढ़ाई नहीं है। लर्न कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज आपके लेवल से बड़ी नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, या जो भी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, जो भी, व्हाटएवर यू वांट टू रीड, यू आर गोइंग टू रीड, आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लेवल की चीजें बेटा, आपके दिमाग की क्षमताओं से नीचे हो, लेवल की भी नहीं है, आपके लेवल से नीचे की चीजें हो। बस आपने दिमाग का लेवल जो है ना उसको बड़ा कीजिए, उसको थोड़ा और ब्रॉड कीजिए, उससे भी बड़ी है। तो आज मुझे लग रहा है इतनी बात करेंगे। नवरात्रा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रा है बेटा, ये नवरात्रा स्थापना का पहला दिन है, मतलब नवरात्रा स्थापना आज। और ये नवरात्रा ना आपके दिमाग की, क्योंकि मैंने एक दिन क्वेश्चन किया था कि अगर आपको कभी भगवान कोई वो सुपर पावर या कोई भी जो अदर्स जो एक स्पिरिचुअल पावर है, कभी आपको एक सुपर पावर दे दे तो आप दुनिया में क्या बदलना चाहेंगे? याद है किसी को? क्या बदलना चाहेंगे? सोच। क्योंकि सोच दिमाग में जब बदल गई ना बेटा, आपकी सोच ये हो गई कि अब तो बेहतरीन करना है, बस इतना ही गेम है, इतना ही गेम है जीवन, इतना सा ही गेम है कि मुझे ये काम करना है, बस ये दिमाग में आ गई। बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। सब पढ़ाई समझ में आने लग जाती है, सब अपने आप अच्छा होने लग जाता है, सारा चीजें अपने आप ही बेहतरीन होने लग जाती है। तो हर हाल में मुझे अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, और धीरे धीरे हम और बात करते रहेंगे। डेली का टाइम फिक्स कर दिया आपका 8:30 से 9 के बीच में। अच्छा करेंगे बेटा, हर हाल में बहुत बेहतरीन करेंगे, और उसके लिए केवल हमारी तरफ से अच्छा हो, और फिर आप अच्छा नहीं करें तो फिर अच्छा नहीं हो पाएगा। सब मिलकर अच्छा करेंगे। आप अपना रोल बेहतरीन कीजिए बेटा। जैसे अभी नवरात्रा में रामलीला शुरू हो जाएगी, सारे पात्र जब बहुत अच्छा काम करते हैं, सारे कैरेक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, रामलीला शानदार हो जाती है। नहीं तो गांव में कहते हैं रामलीला रुड़ जाए। से सुना कभी कि बाकी तो रामलीला ही रुड़ गई? रामलीला रुड़ जाए बेटा। रुड़ना मतलब बेकार हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। राम अपनी जगह बेस्ट रोल, राम का रोल बेस्ट करने वाला बेस्ट कर रहा है, सीता जी का रोल करने वाला बेस्ट कर रहा है, लक्ष्मण जी का, सबका। रावण सही बना हुआ, अंगद सही है, सुग्रीव सही है, बाली सही है, दशरथ जी अच्छे हैं, कैकेयी अच्छी है, कौशल्या, सबने ईमानदारी से अपने काम को किया, तो रामलीला सुपर हिट है। रामलीला सुपर हिट है बेटा। और कोई भी एक कैरेक्टर कमजोर निकल गया, रावण जो है ना वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, वो उसकी आवाज कम कर पा रही है, तो फिर रामलीला रुड़गी। इसलिए सबको बेहतरीन करना है, तभी ये रामलीला शानदार होगी। ठीक है बेटा, चलिए बॉयज।